हेलो माय जीनियस फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे ग्रेजुएटी क्या होता है, एनपीएस क्या होता है, ईपीएस क्या होता है, ईएसआई क्या होता है, पीएफ क्या होता है और इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और जो है कितना कट होता है, चाहे कितना जो है काटा जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा और कौन सा जो है कितना पार्ट कौन कौन देता है, मतलब एम्प्लॉयर का क्या योगदान होता है पीएफ में, ईपीएस में, एनपीएस में और जो है एम्प्लॉय का क्या होता है, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। पे हेड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पे हेड्स क्रिएट कर रहे हो, डिडक्शन पे हेड्स होता है, आपका कंट्रीब्यूशन पे हेड्स होता है, उसको क्रिएट कर रहे हो तो इसमें बहुत जो है कन्फ्यूजन आ सकता है। तो पहले ये सारा चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, तब जाके अब जो वो जो है अर्निंग पे हेड्स जो रिलेटेड है, जैसे कि आपका होगा डिडक्शन पे हेड हो गया, कंट्रीब्यूशन पे हेड्स हो गया, वो सारे क्रिएट कर पाओगे इजीली बहुत ही समझने के बाद। तो फ्रेंड्स आज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि ग्रेजुएटी क्या होता है। तो फ्रेंड्स ग्रेजुएटी एक टाइप का फ्यूचर का फंड होता है जो कि 5 ईयर काम करने के बाद मिलता है। मतलब लगातार आप जो है किसी कंपनी में 5 साल काम कर लेते हो तो जो है आप ग्रेजुएटी के एलिजिबल हो जाते हो और ग्रेजुएटी आपको मिल सकता है। जो है ये जो है कोई भी कंपनी जो है ग्रेजुएटी दे सकता है, गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, ठीक है, वो दे सकता है। बस जो है वहाँ पे आपका जो है कुछ लिमिट है एम्प्लॉय का, वो उतना होना चाहिए। इस जो है अंडर सेक्शन जो है ग्रेजुएटी एक्ट जो है 1972 के अंतर्गत जो है वो जो है एक्ट पालन होना चाहिए, वो व्यक्ति जो है एम्प्लॉयर जो है ग्रेजुएटी दे सकता है। तो देखिए ग्रेजुएटी के कुछ रूल्स हैं जिसके अनुसार ही जो है ग्रेजुएटी कैलकुलेट होता है, चाहे उसको दिया जा सकता है एम्प्लॉयर के द्वारा। जैसे पहले देखिए व्हाट इज द रूल ऑफ ग्रेजुएटी। तो ग्रेजुएटी का रूल देखिए, पहला ग्रेजुएटी पेएबल द ऑर्गेनाइजेशन 10, ठीक है ना, कम से कम जो है एम्प्लॉयज 10 होना चाहिए। उसके जो एम्प्लॉयर है जो काम करवा रहा है उसके अंदर जो है 10 कम से कम जो है एम्प्लॉय होने चाहिए, तभी जो है वो एलिजिबल है। तो कम से कम जो है 10 एम्प्लॉयज उसके अंडर में वर्क करने चाहिए तो ग्रेजुएटी जो है कट कर सकता है और एलिजिबल जो है उसका अकाउंट ओपन कर सकता है उस पर्सन का, एम्प्लॉय का। तो देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर दिया है, एम्प्लॉयज हैव टू कंप्लीट 5 years ऑफ सर्विस टू बी एलिजिबल। वही बोले कि 5 साल कम से कम वो लगातार कंपनी में वर्क करेगा तभी जो है एलिजिबल हो पाएगा ग्रेजुएटी के लिए। उसके बाद एग्जांपल देखिए, जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जो वो यहाँ पे 5 साल जो है टोटल यहाँ पे 4 साल 1 महीना वर्क किया है, ठीक है। मतलब किस तरह से ग्रेजुएटी कैलकुलेट होता है वो देखते हैं। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति 4 साल 1 महीना काम किया है टोटल किसी कंपनी में बाई कंटिन्यूअस, तो उसको जो है ना 4 साल ही जो है माना जाएगा, ठीक है, उसको 4 साल ही जो है माना जाएगा। उसके बाद जो है उसको 1 महीना को इग्नोर में माना जाएगा, उसको काउंट नहीं किया जाएगा ग्रेजुएटी को कैलकुलेट करने में। तो देखिए यहाँ पे ग्रेजुएटी कब आपको मिलता है। ग्रेजुएटी के कुछ रूल्स हैं जिसके आधार पर आपको मिलता है, जैसे कि आप रिटायरमेंट हो जाते हैं तब ले सकते हैं, रिजग्नेशन हो सकते हैं, मतलब रिजाइन आप दे चुके हैं तो रिजाइनेशन पे भी आप जो ले सकते हैं, डेमेज पे भी ले सकते हैं, डिसएबलेटमेंट और ड्यू टू द एक्सीडेंट फॉर अ डिजीज, और बीमारी है, कोई एक्सीडेंट हो गया उसके आधार पे भी ले सकते हैं, बीआरएसके के आधार पर ले सकते हैं, टर्मिनेशन के आधार पर ले सकते हैं, लीव ऑफ ड्यू टू द रिट्रेंचमेंट के आधार पे भी ले सकते हैं। ये सारे रूल्स हैं जिसके अंडर में आप जो ग्रेजुएटी जो है यहाँ पे ग्रेजुएटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ग्रेजुएटी आपका कैलकुलेट जो होता है बेसिक सैलरी पर डीए पे कैलकुलेट होता है। मतलब बेसिक डीए जितना आपको मिलता है उसी के आधार पे दोनों को जोड़ने के बाद जो है आपका ग्रेजुएटी कैलकुलेट होता है। देखिए ये फॉर्मूला है उसका, 15 इंटू लास्ट ऑन सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स ऑफ सर्विस डिवाइडेड बाई 26, ये फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल एक व्यक्ति है जिसका जो है सैलरी आपका जो है 77,000 है, 77,000 है और जो है 13 साल जो है वर्क्स किया कंपनी में, तो उसका ग्रेजुएट देखिए कैसे कैलकुलेट होगा, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे उसका सैलरी, फिर उसके बाद जो है जितना ईयर्स काम किया उसको उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 जो है आपका डेज होता है, 15 आपका यहाँ पे डेज है फ्रेंड्स। तो मतलब महीना में जो आपका डेज होता है ना उसका 15 डेज का सैलरी मिलता है, तो इसके अनुसार जो है कैलकुलेशन होता है 15 डेज इंटू 77 यहाँ पे हो गया थाउजेंड्स, उसका जो जितना साल काम किया उसको डिवाइड कर देंगे 26 से, मतलब 26 दिन ही काम होता है कंपनी में, 4 दिन तो संडे होता है, तो उसके अनुसार कैलकुलेट करेंगे तो ग्रेजुएटी देखिए इतना उसका बना 5,77,500 इतना बना, तो उसका ग्रेजुएटी के लिए एलिजिबल है उतना ले सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रेजुएटी का जो है, मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर है जो ग्रेजुएटी अंडर सेक्शन 1972 के अंडर में नहीं आता है तो उसका ग्रेजुएटी का कैलकुलेशन इस तरह से होगा।
15 से मल्टीप्लाई होगा और फिर उसका सैलरी देखा जाएगा लास्ट 10 मंथ्स का, ठीक है। जो एवरेज आएगा उसी को मान लीजिए जो है चलता आ रहा है, जो एवरेज आ रहा है, मान लीजिए हर महीने जो है उसको 10,000 मिल रहा है, तो 10,000 जी उसका एवरेज हो गया, 11,000 मिल रहा है, 10,000 काउंट करेंगे, एवरेज निकालेंगे। उसके बाद जो उसको कितना साल एम्प्लॉयड किया, कितना साल काम किया कंपनी को, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 30 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 26 नहीं है 30, याद रहे। अंडर सेक्शन में अगर नहीं आता है तो उसके बाद उस तरह से मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 15 साल 8 महीना काम किया है कंपनी में, तो उसको जो है यहाँ पे जो है कितना काउंट किया जाएगा फ्रेंड्स, 15 ईयर ही काउंट किया जाएगा, 8 महीना को गायब कर दिया जाएगा, ठीक है। 8 महीना को काउंट नहीं किया जाएगा। अगर ये जो है अंडर सेक्शन पे होता तो 8 महीना भी हम काउंट करते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर वो कैलकुलेटेड 26 दिन वाला उसके अनुसार कैलकुलेट करते, लेकिन यहाँ पे 8 महीना इग्नोर में आ जाएगा क्योंकि अंडर सेक्शन के अंतर्गत नहीं है। तो इस तरह से देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो इतना साल काम किया है और उसका सैलरी जो है और मान लेते हैं कि इतना है 92,000 है, तो इतना मान लेते हैं, तो उसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 साल काम किया, 15 साल 8 महीने को नहीं लेना है, 15 साल लेना है, 30 से डिवाइड करना है, तो यहाँ टोटल उसका अमाउंट आ जाएगा, ग्रेजुएटी एलिजिबल है वो। उसके बाद यहाँ पे देखिए ग्रेजुएटी जो है 20 लाख तो एग्जेम्प्ट होता है टैक्स से, मतलब 20 लाख तक उस पर टैक्स नहीं लगेगा, 20 लाख तक जो है बिना टैक्स का निकाला जा सकता है। नेक्स्ट जानते हैं फ्रेंड्स पीएफ क्या होता है। पीएफ मतलब हो गया प्रोविडेंट फंड, यानी ऐसा एक आपका फ्यूचर फंड है ये, जिसमें जो है पैसा रखने से जो है आपका इंक्रीज ही होता है। ये जो है कोई कंपनी जो है जो अपने अंदर एम्प्लॉयर रखती है, कम से कम जो है 20 से ज़्यादा रहना चाहिए एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय जो है 20 से ज़्यादा अधिक रखता है, काम कराता है, तो उस पर जो है वो पीएफ जो है काट सकता है उन लोगों का और जमा भी कर सकता है, और पीएफ उनको टाइम पे मिल भी सकता है। पीएफ जो है यहाँ पे बेसिक और डीओ को जोड़ने के बाद कैलकुलेट होता है, और 12% यहाँ पे काटा जाता है पीएफ एम्प्लॉय का। और जो है इसमें योगदान जो है एम्प्लॉयर का भी होता है, मालिक का भी होता है। वो जो है आपका 12% में से जो है 8.33% जो है पेंशन ईपीएस में डाल देता है। ईपीएस के अकाउंट के एम्प्लॉय के ईपीएस के अकाउंट में जो है 8.33% डाल देता है, और 3.67% जो है उसके पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करता है। जो 12% ट्रांसफर करता है, ये जो है वहीं पे 3.67% ट्रांसफर करता है एम्प्लॉयर। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये बहुत काम आता है पीएफ जो है, प्रोविडेंट फंड फ्यूचर के लिए जो है एक तरह से पैसा इकट्ठा करने का अच्छा तरीका है। आपका इंटरेस्ट भी इसके ऊपर मिलता है, ज़्यादा दिन तक आप छोड़ते हैं तो। इसमें देखिए क्या क्या आपको बेनिफिट मिल सकता है। ईएसआई का बेनिफिट मिलता है, मान लीजिए किसी का डेथ हो जाने पे उसको जो है 6 लाख तक जो है उसको पैसा दिया जा सकता है इंश्योरेंस के तौर पे, और जो है कंपनी के अंदर होता है तो मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ईपीएस में भी जो है फ़ायदा मिलता है, मान लीजिए उसको पेंशन भी दिया जाता है कुछ हो जाने पे, कुछ मान लीजिए उस कर्मचारी को कुछ होता है तो उसको दिया जा सकता है, 1,000 से लेकर 7,500 पर मंथ दिया जाता है उसको। और वही चीज़ यहाँ पे अगर जो है आपका इंटरेस्ट छोड़ देते हैं अगर काफ़ी दिन तक, तो आपको जो है वहाँ पे इंटरेस्ट भी मिलता है उस पीएफ पे, वो मिलता है 8.65% मिलता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा है जो कि, तो इतना परसेंट आपको पीएफ पे ही इंटरेस्ट मिल जाता है। देखिए नेक्स्ट पे देखते हैं ईपीएस क्या होता है। ईपीएस जो है आपका 12 वहाँ टोटल 12% जो यहाँ पे देता है एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉय को देता है, तो उसमें से 8.33% जो ईपीएस में ही जाता है। ईपीएस मतलब हो गया एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। इसके फायदे बहुत है फ्रेंड्स, जो 8.33% जो ईपीएस में जमा होता है तो ये एम्प्लॉयर करता है, इसमें एम्प्लॉय को कुछ जमा करना ही नहीं होता है, टोटल एम्प्लॉयर करता है। तो देखिए 58 साल से ऊपर जब एज हो जाता है तो आप जो है इसको निकाल सकते हो, एज ए मंथली ले सकते हो जैसे कि पेंशन के रूप में। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ रूल हैं, जैसे कि वो जो है अगर 9.5 साल से ज़्यादा वो जो है ईपीएफ में जो है योगदान देता है, मतलब ईपीएफ में पैसा लगाता है वो कर्मचारी एम्प्लॉइज, तो जो है वो इसके लिए एलिजिबल है, वो पेंशन ले सकता है रिटायरमेंट के बाद। उसके नीचे नीचे में जो है वो नहीं ले सकता, वो डायरेक्ट निकाल सकता है, उस पर जो पेंशन नहीं मिलेगा उसको, ठीक है। 58 साल की उम्र में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इंस्टीट्यूट पेंशन को लाभ ले सकता है। तो देखिए कौन सी कंडीशन में वो लाभ ले सकता है, कब उसको ईपीएस का पैसा मिल सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा ये पेंशन जिंदगी भर मिलेगा, जिंदगी भर मिलता है, ठीक है। याद रहे 9.5 साल से ऊपर वर्क होना चाहिए आपका, यानी उसमें आपको पीएफ में देना होगा 9.5 साल से ऊपर। तो उसको पति को मिल सकता है, नॉमिनी को मिल सकता है, नॉमिनी को उन्हीं को मिलेगा जो 25 साल से कम एज के हैं। तो पत्नी 2 बच्चे वही बच्चे, ठीक है ना, 2 बच्चे कम से कम 2 बच्चे को मिल सकता है जो उनका उम्र 25 से नीचे है, 25 से ऊपर होगा तो कमा सकता है, इसलिए उसको नहीं दिया जाता है।
यहाँ पे देखिए उसके बाद जो पेंशन सुनिश्चित कर सकता है उसकी मृत्यु के बाद पेंशन मिले। जिसका ईपीएस अकाउंट है वो भी डिसाइड कर सकता है कि जो वो मर जाएगा तो उसको पेंशन दिया जाएगा उसके घर वाले को। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स ईएसआई क्या होता है। तो ईएसआई देखिए फ्रेंड्स, ईएसआई जो है आपका एक टाइप का बीमा है जो एम्प्लॉय के हेल्थ के लिए होता है। जैसे कि कुछ भी उसमें बीमारी हो जाता है, चाहे जो भी एनीथिंग कुछ स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, तो उसका अगर ईएसआई कार्ड है तो उसका इलाज फ्री में किया जाता है। ये कितना सारा फायदा है, चिकित्सा हित लाभ मिलता है उसको, परिवार को भी जो है वो करवा सकता है चिकित्सा, बीमारी कोई है तो उसको ठीक करवा सकता है उसमें अस्पताल में भर्ती होकर, ठीक है, फ्री में। उसके बाद जो है यहाँ पे अगर जो है मान लीजिए कि कोई लेडीज है वो काम करती है तो उन जो है डिलीवरी होने वाला है उनका, तो वो भी जो है लाभ ले सकती हैं, इनका आर्थिक लाभ ले सकती हैं, सारी सुविधाएं ले सकती हैं, छुट्टी भी लेंगी तो पैसा मिलेगा, बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है। अपंगता भी हित यहाँ पे मिलता है, जैसे कि मान लीजिए चोट लग गया, कोई बॉडी वूडी फ्रैक्चर हो गया तो भी आपको पैसा मिलेगा। तो ये सारे ईएसआई के फायदे हैं, हेल्थ रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है सारे सॉल्व हो जाते हैं ईएसआई आपको करवाने पे, यानी ईएसआई का कार्ड लेने पर। जैसे ही आपका पीएफ अकाउंट ऑन हो जाता है तो ईएसआई भी आपको ऑन करवा लेना चाहिए, इससे फायदे बहुत सारे हैं, घाटे नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट चलते हैं ईडीएलआई क्या होता है। ईडीएलआई फ्रेंड्स जितने भी आपको हम बता रहे हैं सारे जो है हम यहाँ पे हेड्स में यूज करने वाले हैं, कितना परसेंट क्या क्या सब कुछ यूज करेंगे। तो ईएसआई का जो परसेंटेज यहाँ पे हम नहीं लिखे हैं, लेकिन ईएसआई के परसेंटेज आपको हम बता देते हैं। 0.75% जो है ईएसआई का टोटल जो है इम्प्लॉय जो है लगाता है, ठीक है ना, ईएसआई में, और उसमें जो है 3.25% जो है 3.25% एम्प्लॉयर लगाता है ईएसआई के अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है, तभी जो है आपको इतने सारे फायदे मिल पाते हैं, तो आपको ऑन करवा लेना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ईडीएलआई क्या होता है। ईडीएलआई मतलब हो गया आपका, यहाँ पे हो गया एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, ऐसा इंश्योरेंस होता है जो कि मृत्यु हो जाने के बाद मिलता है आपका। तो ये जो है लगभग आपका 6 लाख तक मिल जाता है, 6 लाख तक इंश्योरेंस इसका हो सकता है, तो 6 लाख आपको मिल जाता है डेथ हो जाने के बाद। जिस व्यक्ति का पीएफ अकाउंट होता है ईडीएलआई ऑटोमेटिक उसका हो जाता है। तो इस तरह से ई जो है आपके इतने सारे इंश्योरेंस वो ले सकता है, उसका फ़ायदा ले सकता है फ्रेंड्स। तो ये जो है सेक्शन है, ये जो है 1976 में अप्लाई हुआ था, उसके बाद ये अप्लाई अभी तक है। तो इस तरह से जो इसको होता है, ईडीएलआई का भी होता है, यहाँ पे एम्प्लॉयर लगाता है, एम्प्लॉय को नहीं लगाना पड़ता है, एम्प्लॉयर लगाता है 0.5% लगाता है, मतलब आधा परसेंट मान चलते हैं 0.5%, ठीक है। ईडीएलआई का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का होता है। लास्ट चलते हैं, यूज होने वाला है एनपीएस, पे हेड्स में यूज होगा बनाते समय, तो उसको भी समझ लेते हैं फ्रेंड्स कितना कितना होता है। तो यहाँ पे देखिए एनपीएस जो होता है भी पेंशन ही है, आपका नेशनल पेंशन स्कीम्स है, ये भी आपका पेंशन ही होता है, लेकिन जो अस्थाई होता है यानी वो रिटायरमेंट के बाद मिलता है। ये कोई भी व्यक्ति यहाँ पे लगा सकता है, और 2 अकाउंट इसमें होते हैं फ्रेंड्स। एक आपके ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो परमानेंट होते हैं, मतलब इसमें जो है आपको रिटायरमेंट के बाद निकालना होता है, ठीक है, इसमें लिमिटेड है कि उतना टाइम के बाद ही आप निकालोगे। लेकिन दूसरा जो टाइप है आपका टीयर 2 है, टीयर 1 में तो वहाँ पे रिटायरमेंट जरूरी है, तो टीयर 2 में ऐसा कंडीशन नहीं है, उसमें जब मन चाहे जमा और निकाल सकते हैं। तो इसमें कोई भी व्यक्ति जो है अपना एनपीएस अकाउंट ऑन कर सकता है और उसमें जो है लगा सकता है। तो उसके लिए जो है जब एनपीएस अकाउंट ऑन करता है तो उसको प्रान नंबर दिया जाता है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, उसके जरिए जो है निकाल सकता है और डाल सकता है उसमें एनपीएस में। एनपीएस में आपको टोटल यहाँ पे 10 to लेके 14% तक हम जो है लगा सकते हैं, मतलब उसमें योगदान दे सकते हैं, और जो है एक टाइम के बाद निकाल भी सकते हैं। टीयर 2 वाला कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन टीयर 1 वाला जो है आप जो है नहीं निकाल सकते हैं, वो जो नॉन विड्रॉल होता है वो रिटायरमेंट के बाद मिलता है, यानी कुछ जो है टाइम के बाद आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए हम आपको परसेंटेज स्लैब दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय जो है उसका पीएफ में कंट्रीब्यूशन अकाउंट नंबर 1 में 12% होता है। ये कोरोना वायरस के जब टाइम का है, जब कोरोना वायरस चला था उस समय 3% कर दिया था, अब जो है फिर 12% हो गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयर पीएफ कंट्रीब्यूशन, पीएफ में एम्प्लॉयर कितना लगाता है, तो वहाँ पे जो है यहाँ पे लगाता है देखिए यहाँ पे 3.67% लगाता है, ठीक है, और कोरोना में इतना परसेंट हो गया था 1.67%, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है ईपीएस में कितना लगाता है, तो ईपीएस में जो है एम्प्लॉयर लगाता है, सिर्फ एम्प्लॉय नहीं लगाता है। एम्प्लॉयर इसमें 8.33% लगाता है, कोरोना के पहले भी कोरोना के बाद भी वही चीज़ है।
उसके बाद देखिए EDLI में कितना लगाता है 0.5% है, ठीक है, वो बाद भी और अभी भी वही चीज़ है, सेम है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ESI में जो है 0.75% है, यहाँ पे टोटल आपको सो रहा है। तो ये जो है ESI में एम्प्लॉइज लगाता है इतना, एम्प्लॉयर भी ESI में लगाता है जो कि 3.25% है, कोरोना के बाद भी कोरोना के पहले भी। नेक्स्ट है एम्प्लॉई NPS में देखिए 10 to लेकर 14% तो लगा सकता है, जैसे जो है आपका 10% ही चलता है। तो एम्प्लॉय भी देखिए NPS में 10 से लेकर 14% तक लगा सकता है। इस तरह से फ्रेंड्स जो है यहाँ पे कैलकुलेशन है कि जिस तरह से वो जो है यहाँ पे लगा सकता है। अगर आपको इसका ज्ञान है तो फ्रेंड्स पे हिट्स आसानी से बन जाएगा, उसको क्लियर कट आपको समझ में जाएगा कि कितना कितना जो है लगता है। तो आशा है फ्रेंड्स आपको जो सारा जो ऑप्शन क्लियर हुआ होगा। अब जो डिडक्शन पे हिट्स आप बनाओगे तो आप इजीली आपको समझ में आएगा कितना कौन देता है और जो है वो क्या क्या होता है। टेलीग्राम के न्यू वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए ऑल पे जरूर क्लिक करना है आपको, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।